साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज में आपने भाग 69 में जाना कि बौना चोर ने किस तरह नाऊ और पंडित से रत्ना के विवाह का टीका छीन लिया और उन्हें उपहार में 21-21 कोड़े भी मरवा दिए। अब कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। बौना चोर वह छोटे कद का वीर जिसका हृदय साहस और संकल्प की अग्नि से प्रज्वलित था। वह अपने पिता गंगा सिंह के समक्ष दृढ़ता से खड़ा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी, मानो वह कोई असंभव कार्य सिद्ध करने को तत्पर हो। उसका कद भले ही छोटा था, पर उसकी आत्मा विशाल थी। उसने अपने पिता को सादर प्रणाम किया और मधुर किंतु दृढ़ स्वर में बोला, पिताजी, आप निश्चिंत होकर इस महल में विश्राम करें। मैं शीघ्र ही आपकी बहू और अपनी अर्धांगिनी को लेकर लौटूंगा। यह कहकर वह महल के विशाल पाषाण निर्मित द्वार से बाहर निकल आया। उसका हृदय उत्साह और जोश से भरा था, पर मन में विचारों का मंथन भी चल रहा था। बाहर की शीतल हवा ने उसके चेहरे को स्पर्श किया, तब उसने गहरी सांस लेकर अपने संकल्प को और पक्का किया। बाहर खड़े होकर उसने अब तक के घटनाक्रम को याद किया और उसने मन ही मन विचार किया। लोग ठीक ही कहते हैं, हीरागढ़ का युद्ध अकेले नहीं जीता जा सकता। राजा तिरखा सिंह ने अपनी पुत्री रत्ना के विवाह के लिए जो शर्तें रखी हैं वे किसी एक व्यक्ति के सामर्थ्य से परे हैं। उसका मन क्षण भर को डगमगाया, पर तभी उसके मस्तिष्क में दो नाम बिजली की तरह कौंधे। वह नाम था महावीर आल्हा और उदल का। ये दोनों महोबा के परम वीर थे, जिनके साथ बौना चोर की गहरी मित्रता थी। उसने कई लड़ाइयों में महोबा के वीरों की मदद की थी। फिर उसने मन में दृढ़ निश्चय किया कि यदि आल्हा और उदल मेरे साथ हो जाएं, तो रत्ना से मेरा विवाह अवश्य संपन्न होगा। इस संकल्प के साथ उसने अपने घोड़े की लगाम खींची और उसकी पीठ पर सवार हुआ। फिर महोबा की ओर तेजी से प्रस्थान कर दिया। उसका घोड़ा भी मानो उसकी उत्साहपूर्ण मनोदशा को समझकर दौड़ रहा था। महोबा का किला जो वीरता, वैभव और इतिहास का प्रतीक था। बौना बहुत जल्द महोबा के विशाल द्वार के सामने पहुंच गया। बौना चोर ने घोड़े से उतरकर द्वारपाल को अपना परिचय दिया कि मैं आल्हा और उदल का मित्र हूँ। द्वारपाल, जो स्वयं एक अनुभवी योद्धा था, उसने बौना चोर की वीरता और मित्रता की ख्याति सुन रखी थी। उसने तत्काल उसे किले में प्रवेश की अनुमति दे दी। किले के भीतर प्रवेश करते ही बौना चोर का मन आश्चर्य और गर्व से भर उठा। महल का वैभव और शोभा ऐसी थी मानो स्वर्गलोक का कोई दृश्य धरती पर उतर आया हो। सोने और रत्नों से जड़ित दीवारें, विशाल खंभे और रंग बिरंगे चित्रों से सजा वह कक्ष, जहां राजा परमाल की कचहरी सजी थी, किसी स्वप्न लोक सा प्रतीत हो रहा था। राजा परमाल, जो देवराज इंद्र की भांति तेजस्वी और गौरवमयी थे, अपने महारथियों के मध्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर आल्हा, उदल, ब्रह्मा, ताल्हन सैयद जैसे परम वीर अपने अपने आसनों पर बैठे थे, जिनकी उपस्थिति से दरबार की गरिमा और भी बढ़ रही थी। बौना चोर ने सर्वप्रथम राजा परमाल को सादर प्रणाम किया। राजा, जो बौना चोर के युद्ध कौशल और महोबा के प्रति उसकी निष्ठा से भली भांति परिचित थे, उन्होंने उसे सम्मान पूर्वक उचित आसन प्रदान किया। कचहरी का कार्य समाप्त होने पर राजा ने बौना चोर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, कहो वीर, आज बहुत दिनों बाद महोबा पधारे हो, क्या कोई विशेष कारण है? बौना चोर ने तब साहस बटोरकर अपनी बात रखी। उसने कहा, महाराज, कारण विशेष ही है। मुझे आपकी और आपके वीरों की सहायता की आवश्यकता है। तब राजा परमाल ने उत्साहपूर्वक कहा, निसंकोच कहो, जो तुम्हारे मन में हो, हम अवश्य सहायता करेंगे। उनकी यह बात सुनकर बौना चोर के हृदय में आशा का संचार हुआ। उसने अपने मन की व्यथा स्पष्ट शब्दों में राजा परमाल के सामने प्रकट किया और कहा, महाराज, मैंने विवाह का संकल्प लिया है। हीरागढ़ के राजा तिरखा सिंह की पुत्री रत्ना को मैंने अपनी अर्धांगिनी बनाने का निश्चय किया है और उसके विवाह का टीका भी स्वीकार कर लिया है, किंतु उसके विवाह की शर्तें अत्यंत कठिन हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे बाराती बनकर चलें और इन शर्तों को पूरा करने में मेरी सहायता करें।
राजा परमाल ने शर्तों का विवरण मांगा तो बौना चोर ने स्पष्ट किया, महाराज ये शर्तें साधारण नहीं हैं। हीरागढ़ का युद्ध जीतना होगा। वहां न केवल शत्रु सेना बल्कि प्राकृतिक आपदाएं और दानवीय शक्तियों से भी सामना करना पड़ेगा। यह युद्ध किसी एक व्यक्ति के वश का नहीं है। राजा को स्थिति की गंभीरता स्पष्ट हो गई। तब उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हमारी सेना और युद्ध नीति का संचालन आल्हा करते हैं। तुम उनसे चर्चा करो, उनका निर्णय ही अंतिम होगा। आल्हा, जो अब तक बौना चोर की बातें गौर से सुन रहे थे, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हीरागढ़ का युद्ध अत्यंत कठिन है। वहां न केवल मानव शत्रुओं बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और दानवों से भी जूझना पड़ेगा। यह युद्ध किसी मनुष्य के सामर्थ्य से परे है। वहां जाना मृत्यु को निमंत्रण देना है। मेरा परामर्श है बौना चोर कि तुम इस विवाह का विचार त्याग दो और कहीं दूसरी जगह विवाह करने पर विचार करो। आल्हा के ये शब्द बौना चोर के हृदय पर वज्रपात से गिरे। उसका चेहरा उदास हो गया और उसकी आंखें निराशा से भर उठी। वह राजा को प्रणाम करके भारी मन से दरबार से बाहर निकल गया। परंतु यह दृश्य दरबार में बैठे उदल के हृदय को व्यथित कर गया। वह आल्हा का विरोध तो न कर सका, पर उसका मन अपने मित्र की पीड़ा देखकर करुणा से भर उठा। वह तुरंत महल से बाहर निकला और बौना चोर के पास पहुंचा। बौना चोर की आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा निराशा से मलिन हो गया था। उदल ने उसे सांत्वना दी और बोला, बौना चिंता मत करो, तुम्हारा विवाह रत्ना से अवश्य होगा, चाहे मुझे इसके लिए प्राण ही क्यों न देने पड़े। तब बौना चोर ने निराश स्वर में उदल से कहा कि परंतु आल्हा भैया ने तो स्पष्ट मना कर दिया है। तब उदल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ, तुम सिरसागढ़ जाओ और मलखान को सारी बात बताओ। यदि मलखान मान गया तो वह आल्हा भैया को भी मना लेगा, बाकी सब हम संभाल लेंगे। साथियों, उदल वह वीर था जो न केवल अपनी बल्कि अपने मित्रों की लड़ाई भी पूरे मनोयोग से लड़ता था। उसके लिए युद्ध का होना ही पर्याप्त था, चाहे वह स्वयं का हो या किसी और का। उसने बौना चोर को सिरसागढ़ की ओर प्रेरित किया और स्वयं मन में दृढ़ संकल्प लिया कि वह अपने मित्र के प्रेम को अवश्य पूर्ण करेगा। इस प्रकार बौना चोर उदल के आश्वासन और प्रेरणा से बल पाकर सिरसागढ़ की ओर चल पड़ा। उसके मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी थी। सिरसागढ़, जहां मलखान जैसे महावीर का आश्रय था, जो अब बौना चोर की अगली मंजिल थी। वह जानता था कि यदि मलखान का साथ मिल गया तो हीरागढ़ का युद्ध जीतना असंभव नहीं होगा। इस संकल्प के साथ वह अपने घोड़े पर सवार होकर सिरसागढ़ की ओर बढ़ चला। उदल के आश्वासन ने उसके मन में आशा की एक छोटी ही सही पर एक किरण तो जगा ही दी थी और अब उसका लक्ष्य था मलखान, वह महावीर जिसकी वीरता और मित्रता की गाथाएं सिरसागढ़ के कण कण में गूंजती थी। घोड़े की लगाम थामे वह धूल भरी पगडंडियों और घने जंगलों से गुजरता हुआ सिरसागढ़ के विशाल किले के समीप पहुंचा। उस समय सूर्यास्त की लालिमा ने किले की दीवारों को स्वर्णिम आभा प्रदान की थी, जिसे देख बौना चोर का मन एक बार फिर संकल्प से भर उठा। सिरसागढ़ पहुंचकर बौना चोर ने बिना विलंब किए मलखान से मिलने की इच्छा जताई। द्वारपाल भी उसे तत्काल मलखान के समक्ष ले आया। जैसे ही मलखान की नजर बौना चोर पर पड़ी, उसके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। मलखान, वह योद्धा जिसका व्यक्तित्व शेर सा दमकता था, उसने बौना चोर को गले लगाया और सम्मान पूर्वक उसे अपने कक्ष में बिठाया। उसने सेवकों को आदेश दिया कि जलपान की व्यवस्था की जाए। स्वादिष्ट भोजन और शीतल पेय के साथ मलखान ने अपने मित्र का स्वागत किया। फिर वह बौना चोर को अपने बगीचे में टहलने के लिए ले गया, जहां फूलों की महक और पंछियों का कलरव मन को शांति प्रदान कर रहा था। बगीचे की हरी भरी पगडंडियों पर टहलते हुए मलखान ने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, कहो बौना, बहुत दिनों के बाद सिरसागढ़ पधारे हो, कहीं आज तुम्हारा सिरसा लूटने का विचार तो नहीं है? यह सुनकर बौना चोर के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी और उसने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया, मलखान भैया,
जब मुझे सिरसा लूटना होगा तो क्या मैं इस तरह सामने से आऊंगा? तब तो मैं किले के पीछे से चुपके से प्रवेश करूंगा। दोनों की हंसी बगीचे में गूंज उठी और क्षण भर के लिए बौना चोर की उदासी हल्की पड़ गई। दरअसल मलखान का यह सवाल केवल मजाक नहीं था। बौना चोर के चेहरे पर छाई उदासी की रेखाएं मलखान की गहरी नजर से छिप न सकी थी। वह अपने मित्र की मनोदशा को भांप चुका था। जब बौना चोर का मन कुछ शांत हुआ तो मलखान ने गंभीर स्वर में पूछा, बौना, अब सच सच बताओ, जब से तुम आए हो तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई है। क्या कोई मुसीबत है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? बौना चोर ने पहले तो टालने की कोशिश की, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। पर मलखान की स्नेहपूर्ण दृष्टि और विश्वास ने उसे खुलने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, दरअसल मैं एक विशेष कार्य से आपके पास आया हूँ। तब मलखान ने तुरंत कहा, निसंकोच कहो बौना, जो भी बात हो, मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। मलखान के इन शब्दों ने बौना चोर के हृदय में साहस और विश्वास का संचार किया। उसने अपनी पूरी कहानी मलखान के समक्ष रख दी कि कैसे उसने हीरागढ़ की राजकुमारी रत्ना के विवाह का टीका स्वीकार किया, राजा तिरखा सिंह की कठिन शर्तें, महोबा में आल्हा का इनकार और उदल का सुझाव कि मलखान उसकी सहायता कर सकता है। उसने कहा, मलखान भाई, बिना युद्ध के मेरा रत्ना से विवाह संभव नहीं है। मलखान ने गहरी सांस ली और चिंतित स्वर में कहा, क्या आल्हा भैया को तुमने यह सब बताया था? बौना चोर ने जवाब दिया, मैं महोबा से ही आ रहा हूँ, पर आल्हा भैया को यह युद्ध इतना कठिन लगा कि उन्होंने मना कर दिया। मलखान क्षण भर के लिए विचार मग्न हो गया। फिर उसने दृढ़ता से बौना चोर की ओर देखा और कहा, बौना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। यह युद्ध चाहे कितना भी कठिन हो, मैं तुम्हारा विवाह राजकुमारी रत्ना से करवा कर ही दम लूंगा। चाहे मुझे इसके लिए महीनों तलवार चलानी पड़े, चाहे राजा तिरखा सिंह की सेना के सिर पर चढ़ना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मलखान की यह दृढ़ प्रतिज्ञा सुनकर बौना चोर का चेहरा आनंद और आशा से दमक उठा। मलखान ने आगे कहा, मैं एक निश्चित दिन और समय पर अपनी पूरी सेना के साथ हीरागढ़ की सरहद पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम भी अपनी सेना के साथ वहां पहुंचना, वहीं हम युद्ध की रणनीति बनाएंगे। बौना चोर ने मलखान को सादर प्रणाम किया और इस आश्वासन से बल पाकर सिरसागढ़ से विदा ली। उसका अगला पड़ाव था कन्नौज, जहां वह राजा जयचंद से सहायता मांगने जा रहा था। कन्नौज पहुंचकर बौना चोर ने राजा जयचंद के दरबार में प्रवेश किया। उसने अपनी पूरी कहानी राजा के समक्ष रखी और उनसे अनुरोध किया कि वह अपने वीर पुत्र योद्धा लाखन राणा को अपनी सेना के साथ उसकी सहायता के लिए भेज दें। बौना चोर, जो राजा जयचंद के साले का पुत्र था, उसका अनुरोध राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने तुरंत लाखन राणा को अपनी शक्तिशाली सेना के साथ बौना चोर की सहायता के लिए भेजने का आदेश दिया। बौना चोर का मन गदगद हो उठा। फिर वह कन्नौज से अपने राज्य कुड़हर लौटा, जहां उसने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। तलवारें तेज की गई, भाले चमकाए गए और घोड़ों को सजाया गया। इसके बाद वह अपनी सेना के साथ हीरागढ़ की ओर कूच कर गया। इधर लाखन राणा ने भी अपनी सेना को सजाया और मलखान द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचने के लिए प्रस्थान किया। उधर मलखान ने भी सिरसागढ़ में अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही सैनिकों ने अपनी बख्तरबंद पहनी, चमचमाती तलवारें हाथों में थामी और नुकीले भाले उठाए। ढोल नगाड़ों की गूंज और युद्ध के उत्साह से सिरसागढ़ का वातावरण गूंज उठा। पूरी तैयारी के साथ मलखान अपनी सेना लेकर पहले महोबा की ओर कूच कर गया, जहां वह आल्हा को मनाने का प्रयास करने वाला था। साथियों, क्या आल्हा मलखान के मनाने से मान जाएंगे और क्या महावीर मलखान बौना चोर का विवाह हीरागढ़ के राजकुमारी रत्ना के साथ कराने में सफल हो पाएंगे? ऐसे ही तमाम सवालों और रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पिछली कहानियों को जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।